नमस्कार, मैं अजय यादव और आप देख रहे हैं 90 सेकंड हेडलाइंस। आज हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक्स प्रेसिडेंट श्री रौनक खत्री जी और साथ ही में मेरे साथी शिवम जी। आज हम रौनक जी से बात करेंगे दिल्ली AQI के बारे में, अरावली पर्वत के बारे में और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में और थोड़ा यूथ से रिलेटेड बात करेंगे। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस विशेष चर्चा में। तो सर जैसा कि हम सब जानते हैं आप बहुत ज़्यादा फेमस हैं सोशल मीडिया पर, आपके 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, यूथ आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है और आप NSUI से दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष रहे हैं हाल ही में। नरेला जहाँ से आप आते हैं वहाँ से निकलकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे पहले आपने अगस्त में NSUI ज्वाइन किया और अगले ही महीने आप 1300 से ज़्यादा वोटों से जीत गए। तो वो थोड़ा सफ़र कैसा रहा ये आप हमको बताइए सर। अगस्त में मैंने ज्वाइन नहीं किया था, मैंने 2019 में ज्वाइन की थी NSUI। सर हमने थोड़ी रिसर्च की तो उसमें दिखा रहा था कि आपने अगस्त में ज्वाइन किया। अगस्त में जो स्टूडेंट्स थे, जो मेरे साथ जुड़े हुए स्टूडेंट्स थे, जी सर, उनको मैंने ज्वाइन कराया था। अच्छा। तो उस दिन कई लोगों को ये लगा कि मैंने उस दिन सदस्यता लिया, पर मेरी सदस्यता 2019 से है NSUI के साथ। सर आपका मतलब क्या सफ़र क्या रहा आपने? हम देखते हैं कि पिछले 7 सालों से वहाँ पर ABVP थी और NSUI का नहीं था, तो कैसे आपने NSUI के वहाँ के जो एक सूखा था उसको ख़त्म किया था? देखिए, सूखा रौनक खत्री कोई नहीं होता है सूखा ख़त्म करने वाला। ये वो छात्र थे जिन्होंने क्रांति को चुना, जिन्होंने बदलाव को चुना और बदलाव के नाम पर छात्रों ने वोट दिया। तो सूखा, चाहे जिस भी पार्टी को अपने ऊपर घमंड हो जाता है, सूखा हमेशा से टूटता आया है और सूखा आपकी बार DU के अंदर भी तोड़ा हमने और वो छात्रों का विश्वास जीत कर तोड़ा। तो उसके बाद मटका मैन एक रिसर्च किया, उसके बाद आपका ये निकनेम मिला आपको। 32 DU कॉलेजेस में आपने जो एक मटका मुहिम चालू की थी उसके बारे में थोड़ा बताइए सर, वो क्या था और आप बहुत ज़्यादा वहाँ से फेमस हुए सर। देखिए, मटका मुहिम, मटका की पानी की जब कमी हो गई थी उसके बाद हमने मटके रखने का काम दिल्ली विश्वविद्यालय में किया था। छात्रों को पीने का पानी मुहैया कराया था। जो काम प्रशासन का था वो काम छात्रों को करना पड़ा जी। और छात्रों ने इस बात को देखा, समझा कि जो काम प्रशासन का होना चाहिए, अगर वो काम भी छात्र कर रहे हैं तो प्रशासन को अब जगाने की ज़रूरत है। प्रशासन अब बदलाव मांग रहा है। प्रशासन को वो नेता चाहिए जो नेता उनको खड़ा होकर काम करवा सकता हो, वो हमने कराया। तो मैं आपकी प्रोफाइल भी चेक करते रहता हूँ। आप रिसेंट में दिल्ली में जितने भी, आप अभी शालीमार बाग भी गए थे जो कि रेखा गुप्ता जी का विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर आपने लोगों की समस्याएं भी सुनी और उनको कहीं ना कहीं रेस करते रहते हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू। और AQI को लेकर भी आपने कई सारी वीडियोस बनाई हैं, पॉल्यूशन को लेकर, हाल ही में अरावली से रिलेटेड बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं। तो आप रेखा जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? एज ए CM वो क्या विकास कर पा रही हैं? क्योंकि वे अपने जो उनकी स्पीचेस होती हैं उसको लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहती हैं सर। देखो, उनके बारे में तो मैं पहली बात करना ही नहीं चाहता जी, क्योंकि मेरा उनके साथ अगर बात करने का कभी मौका भी मिलेगा तो मैं मना कर दूंगा, क्योंकि उनकी बात ना तो सर की होती है और ना पैर की होती है। बिन सर पैर की उनकी बात रही है हमेशा से और न जाने कैसी कैसी स्टेटमेंट्स वो देती आई हैं अपने इंटरव्यूज़ में, अपने भाषणों में। दिल्ली की प्रेस्टीज को उन्होंने कम करने का काम किया है। AQI को वो IQ कह देती है। अभी उन्होंने दिल्ली के स्क्वायर किलोमीटर को किलोमीटर में बदल दिया कि 1500 किलोमीटर में दिल्ली बसी हुई है, जबकि वो 1500 स्क्वायर किलोमीटर है। तो जिस CM को किलोमीटर और स्क्वायर किलोमीटर का भी अंतर नहीं पता और वो आज अगर CM के पद पे हैं तो शायद उनसे तो ज़्यादा एजुकेशन आज कोई 12वीं क्लास का बच्चा हमें बता सकता है। तो सर सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, भारतीय जनता पार्टी ने एक इतना बड़ा चेहरा महिला के तौर पर उनको CM बनाया, तो ये क्या उनकी एक नाकामी है सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं तो जितने पपेट CMs उन्होंने बना रखे हैं जी, चाहे आप उसमें दिल्ली की बात करें, चाहे आप उसमें मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, ये CM वो CM है जो ऊपर से सेंटर की बात सुनते हैं। ये जनता की बात नहीं सुनते, ये बात सुनते हैं सेंटर की, जो मोदी जी कहेंगे, जो अमित शाह जी कहेंगे। तो क्या सेंटर हमारे देश को, सरकारों को चला रहा है? पहला प्रश्न ये उठता है। और जब ये लोग इतने इनकेपेबल हैं कि ना इनको स्टेजों पे अपने भाषणों का पता, ना इन्होंने कभी नीतियों को लागू करा, ना नीति बनाई, ना नीति सोची, ना कभी जनता की बात करी, तो निश्चित रूप से जितने CM आज बनकर बैठे हैं जितने भी राज्यों में, ये केवल मोदी जी और अमित शाह की कठपुतली हैं। उनके इशारों पर चलने वाले CM हैं और उसकी वजह से जनता को पिसना पड़ रहा है, दबना पड़ रहा है और उनके आगे ये बोलते भी नहीं हैं। सर आपका एक जो फेमस हुक है, जो आप कोई भी वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलते हैं कि इंकलाब जिंदाबाद साथियों, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? क्या आप भगत सिंह जी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं या फिर वो हुक क्यों यूज़ करते हैं सर? बहुत ज़्यादा एक यूथ के प्रति बहुत ज़्यादा संदेश देता है सर वो।
देखिए, इनकलाब जिंदाबाद एक ऐसी भावना है जो हर क्रांतिकारी युवा के अंदर बसी हुई है। वो है शहीद आज़म वीर भगत सिंह जी का इनकलाब का नारा। तो इनकलाब जिंदाबाद हमें हमेशा से ऊर्जा देता आया है, एक प्रेरणा देता आया है। हम जिस रास्ते पे चले हुए हैं उस रास्ते पर आगे भी चलते रहें, वो इनकलाब जिंदाबाद हमें याद दिलाता है। तो लोगों के अंदर शहीद आज़म वीर भगत सिंह जी के विचार सदैव के लिए रहें, ये हमारा मकसद है। हमारा मकसद ये है कि इनकलाब देश में रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि बदलाव प्रकृति का नियम है और एक अच्छी क्रांति देश को आगे लेके जा सकती है। सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आप एक बहुत ज़्यादा बोल्ड पर्सनैलिटी के व्यक्तित्व के हैं। आप किसी भी काम को अगर उठाते हैं तो बहुत पूर्ण जोर तरीके से उठाते हैं। तो मैंने अभी रिसेंटली में जो करंट के दूसरे प्रेसिडेंट है आर्यन मान, उनका इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा कि जो पिछले अध्यक्ष थे वो किसी भी काम को करने से पहले बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते थे, लेकिन अगर कोई भी काम प्यार से हो रहा है तो वो क्यों ना हम प्यार से करें। तो इस पर आपका क्या टेक है सर? देखो, मैं तो कहूँगा जो भी अध्यक्ष किसी भी पार्टी का बन के आए वो प्यार से अगर काम करा सकता हो तो वो 100 बार करा लो। आज दिल्ली विश्वविद्यालय में जितनी कमियां हैं, मेरे अध्यक्ष के बाद वो कमियां बढ़ी हैं। तो प्यार से अगर उनकी बातें मानी जा रही हैं तो अपनी बात मनवाए, और प्यार से मनवाना ही हमारा पहले से प्रयास रहा है। जो साम दाम दंड भेद का तरीका है वो दूसरा तरीका है, वो ऑप्शनल है। और मैं तो कहूँगा, शुभकामनाएं दूंगा कि आप पद पर आए हो। कोई भी पदाधिकारी अगर जीतेगा तो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करे। सर, एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी जिसमें आपने शीशा तोड़ा था, जिसमें कि छात्र अगर बात करना चाहें तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। इन सब रिलेटेड आपने वो शीशा तोड़ा था, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। और सर, एक गुरु घासीदास विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में आप वहाँ गए थे, वहाँ पर आप जाते हुए जब गार्ड बंद कर रहे थे तो आप बोल रहे थे कि आप शायद मेरा तरीका जानते नहीं हैं, मैंने पहले भी बहुत सारे ताले तोड़े हैं। तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए सर। देखिए, ताले वो जंजीर हैं जो प्रशासन ने छात्रों को देने का काम किया है। जी सर। छात्रों के हाथों को बांधा है, छात्रों के पैरों को बांधा है, छात्रों के विचारों को बांधा है। तो हमने उस विचार को तोड़ने का काम ताले के माध्यम से किया, उस जंजीर को तोड़ने का काम तालों के माध्यम से किया। तो दूसरी बात, जहाँ तक बात आती है कि हमने शीशा तोड़ा, शीशा तोड़ना कोई हमारा मकसद नहीं था। हमारा मकसद था कि प्रशासन के सामने कोई छात्र झुकेगा नहीं, ये पूरा संदेश दिल्ली विश्वविद्यालय में देना था, और वो बेखूबी हमने दिया। उसके बाद से प्रशासन डरता था हर कॉलेज का। बच्चे कहते थे एडमिन ब्लॉक्स में जाके कि हम रौनक खत्री को बुला लेंगे वरना काम करो जी। तो जब हर छात्र हमारा नाम इस्तेमाल करके अगर उसका काम हो रहा है तो ऐसे 100 ताले, अगर 100 शीशे भी तोड़ने पड़ेंगे तो हम तोड़ेंगे, और छात्रों का विश्वास जिस कदर जीता था वैसे ही जीतेंगे। जेएनयू में अभी स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शंस हुए, वहाँ में लेफ्ट पैनल जीता है, तो उस पर आपका क्या कहना है सर? देखिए, हर चुनाव का अपना समीकरण होता है। किसी भी चुनाव में कोई भी पार्टी जीतती है तो उसमें राय किसी भी नेता की कुछ नहीं होती, राय होती है समीकरण की। क्या समीकरण किस पार्टी के बनते हैं, किसके वॉलंटियर्स कितने एक्टिव होते हैं, हर वो चीज़ देखी जाती है एक चुनाव में, तब चुनाव जीता जाता है। कोई पार्टी आधारित कभी भी मैं यूनिवर्सिटी का चुनाव नहीं मानता। यूनिवर्सिटी का चुनाव होता है छात्र नेता के ऊपर, छात्र नेता के फेस के ऊपर। सर, आपने छात्र नेता की फेस की बात की, तो अगर हम देखें इसी इलेक्शन में, दूसरे इलेक्शन में आप NSUI से थे, आप निकाल, लेकिन इस बार के इलेक्शन में सिर्फ एक सीट जो वाइस प्रेसिडेंट की थी, राहुल झांसला जी जीत कर आए हैं। तो ऐसी क्या कमी रह गई कि सर प्रेसिडेंट की जो सीट थी वो इस बार NSUI नहीं जीत पाया? देखिए, साम दाम दंड भेद का तरीका राजनीति है, और वो भारतीय जनता पार्टी और ABVP ने बखूबी सिखाया और बताया दुनिया को कि कैसे हम डिक्टेटर बन सकते हैं जी। तो डिक्टेटर कैसे बना जाता है यूनिवर्सिटी के चुनाव में, जब खुल के प्रोफेसर्स ये वोट मांगे कि अब की बार ABVP को वोट देना, जब मशीनों के ऊपर इंक लगाई जाए प्रेसिडेंट पोस्ट के ऊपर कि जहाँ पे 3 नंबर बैलेट अलग से दिखाई दे निकल के आए, तो अपने आप बच्चों को ये संकेत देता है कि आपको 3 नंबर बैलेट पर वोट देना है। दूसरी बात, मैं फिर कहता हूँ, चुनाव हमेशा समीकरण का होता है। जी। अगर समीकरण और मेहनत हर कैंडिडेट की अच्छी हो तो निश्चित रूप से वो चुनाव जीतते थे। किसी के चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ते। अगर मेरा चेहरा दिखाकर कोई भी पार्टी ये सोचे कि वो किसी भी स्टेट में चुनाव जीत लेगी तो ऐसा संभव नहीं है। चुनाव जीता जाता है जो कैंडिडेट लड़ रहा होता है उसकी छवि पे, उसकी फेस वैल्यू पे। सर, डूसू की जो ABVP जॉइंट सेक्रेटरी हैं दीपिका झा, जो कि पिछले 2 महीने के लिए सस्पेंड कर दी गई हैं, वो भी ABVP से ही हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? क्या एक स्टूडेंट को किसी प्रोफेसर पर हाथ छोड़ना चाहिए सर? देखिए, मेरा ऐसा मानना है जो उन्होंने करा जी, वो पूरी छात्र राजनीति के लिए काला दिन था कि एक प्रोफेसर को थप्पड़ मार रही है, वो भी इतने खुले तौर पे के सामने पुलिस खड़ी है। तो ये पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय ने नहीं, पूरे देश ने देखा है जी। कि ऐसे स्टूडेंट लीडर्स से हमें बचना है।
ऐसे स्टूडेंट लीडर्स को वोट नहीं देना है जो वायलेंस को प्रमोट करे, जो इतने बेशरम हो जाएं, इतने निडर हो जाएं अपनी प्रशासन और पार्टी की आड़ में कि वो प्रोफेसर को पिटने पे आ जाएं। ये तो प्रोफेसर का आज आपको देखने को मिला। चुनाव में ऐसे बहुत इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं जहां पुलिस प्रशासन के सहयोग से दूसरी विपक्षी पार्टी, कमज़ोर पार्टियों को दबाया जाता है, पीटा जाता है। जैसे किसी भी संगठन की मैं बात करूँ जो कमज़ोर संगठन है, उनके साथ ही हादसे हुए हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, किसी भी साम दाम दंड भेद का तरीका जो ABP अपना के चल रही है, ये इनको लॉन्ग टर्म में ख़त्म करने का काम करेगा। शाम दाम दंड भेद, ये पॉलिटिक्स में बहुत कॉमन हो गया है आज के टाइम पे। सर इसको आप कैसे टैकल करेंगे? यूथ जब एक होगा जी, तो कितना ही आप ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर लो, कोई ब्रह्मास्त्र यूथ को नहीं हरा सकता। युवा की वो ताकत है, युवाओं के अंदर वो क्रांति है। अगर उन्होंने ठान ली तो मोदी जी को भी झुकना पड़ेगा। युवाओं ने अगर ठान ली तो नौकरी अगर नहीं मिल जाए तो देश में तो नौकरियों के अवसर भी खुलेंगे। युवाओं ने जिस दिन ठान ली उस दिन देश में सरकार भी पलटेगी। सर आपने जैसे ही बताया कि जो दीपिका जी ने किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन आप पर भी बहुत सारे आरोप लगते हैं क्योंकि आपने पिछले, अगर हम देखें स्टूडेंट पॉलिटिक्स में सर, अभी हम देखें कि SRCC कॉलेज में जब आप गए स्टे डॉग्स के मुद्दे के लिए, तो वहाँ पर प्रोफेसर्स ने आप पर आरोप लगाया, यहाँ तक FIR की बात आ गई थी और हुई थी शायद। मैं आपसे जानना चाहूँगा तो वो क्या मुद्दा था और आप कांच तोड़ने की पॉलिटिक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते, तो इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत पड़ जाती है? जैसे कि आपने बताया सर, ये आरोप तो आप पर भी लगते हैं ना सर? देखिए, कभी हमने किसी प्रोफेसर के ऊपर हाथ नहीं उठाया जी। अगर बातों में आप तर्क वितर्क करते हैं वो चीज़ समझ आती है। आप किसी भी जायज़ आदमी से पूछिए, अगर आप किसी पार्टी का पक्ष ले रहे हैं और मेरे को अगर टाइम ही नहीं दे रहे मिलने का, तो निश्चित रूप से मैं बहस करूंगा, मुझे अधिकार है। और डुस्सू का प्रेसिडेंट बन के भी अगर SRCC कॉलेज कहेगा कि आपको एंट्री नहीं है, आप प्रिंसिपल से नहीं मिल सकते, तो वो उनकी गलती है, वो उनका बहम था जो हमने तोड़ने का काम करा। और हम छात्र, हम किसी से डरते नहीं हैं, हम गलत करते। अगर मेरी बात गलत होती तो शायद रौनक खत्री के ऊपर अभी तक 10 मुकदमे पुलिस प्रशासन और हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रशासन मेरे ऊपर कर चुका होता, पर मैं कहीं गलत था ही नहीं, तो वो साबित कर ही नहीं पाए आज तक। सर एज ए यूथ आप बहुत ज़्यादा फेमस है, यूथ में आपके 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, अगर मैं गलत नहीं तो 1.2 मिलियन शायद आपके फॉलोअर्स हैं इस टाइम पे। तो आप उस यूथ को क्या संदेश देना चाहते हैं कि आप कैसे स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आए? देखिए, छात्र अगर बनना चाहते हैं नेता, तो पहले मैं एक बात बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि वो छात्र नेता बाद में बनेगा, पहले छात्रों का रिप्रेजेंटेटिव है। छात्रों का विश्वास आप जीतो, छात्रों के मुद्दे आप उठाओ, नेता आप अपने आप बन जाओगे। अब मैंने कोई नेता बनने का प्रयास कभी नहीं करा, हमने छात्रों का मुद्दा उठाया, छात्रों का आंदोलन करे, हमने प्रोटेस्ट करिए, धरने करी, हर वो चीज़ करिए जो हमारे से संभव है। उसके बाद जब छात्रों ने ये माना कि हाँ इसके अंदर हमें लीडर दिखता है और हम इस पर विश्वास कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो छवि बनती गई। तो सभी युवा पीढ़ी को ये संदेश है कि देश के अंदर एजुकेशन संस्थानों में बदलाव की ज़रूरत है और आप सबका सहयोग ही इन संस्थानों को बचा सकता है। सर इतनी बड़ी फेम पाने के बाद क्या खुद को आप बहुत बड़ी सेलिब्रिटी समझते हैं सर? या फिर बाहर के लोग तो सिर्फ यही देखते हैं कि ये बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, तो कैसे इन सब चीज़ों को मैनेज करते हैं, खुद को डाउन टू अर्थ रखने की कोशिश करते हैं सर? देखिए, आपने कल फ़ोन करा, हाँ जी, आज आपको हमने मिलने के लिए बुलाया, बिल्कुल। तो हमारे अंदर कभी घमंड आज तक नहीं आया है कि हम घमंड में रहें और मिलने का समय नहीं दें। हाँ, 1-2 घंटे वेट हो सकता है कि भाई हम कराना पड़ जाए, क्योंकि पहले लोग आए हुए हैं उनके साथ बैठना पड़ जाए, मिलना पड़ जाए, तो उससे ज़्यादा हम किसी को ना इंतज़ार कराते हैं और ना कराने का मौका देते हैं। सर आपका कोई पसंदीदा नेता या फिर कोई जिसे आप अपना आइडल मानते हो, जिसे फॉलो करते हो, जिसकी राह पर चलते हैं? शहीद आजम वीर भगत सिंह जी। आज के समय में कोई भी पॉलिटिशियन नहीं है जिसे आप बहुत ज़्यादा पैशनेट फॉलो करते हो? आप राहुल गांधी जी से मिले हैं सर? देखिए, वो हमारे पार्टी के नेता हैं, निश्चित रूप से उनका नाम सर्वोपरि है, पार्टी के ऊपर भी और हमारे अंदर भी। राहुल गांधी जी का जो नेतृत्व है, उस नेतृत्व के तहत हम NSUI के अंदर हैं और निश्चित रूप से वो हमारे लीडर हैं, देश के भी LOP हैं। और मेन जो पर लीडर हैं मैं जिनको मानता हूँ वो शहीद आजम वीर भगत सिंह जी हैं। उसके बाद जो लीडर आते हैं वो निश्चित रूप से जिस पार्टी में मैं हूँ हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन आते हैं। सर अंतिम प्रश्नों की ओर चलता हूँ। सर भारत में अभी ज़्यादातर राज्यों में भाजपा की सरकार है और हाल ही में हमने देखा बिहार में भी कांग्रेस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, डबल डिजिट भी क्रॉस नहीं कर पाई। इन सब चीज़ों पे सर कैसे आप देखते हैं, क्या अपोजिशन अच्छा नहीं आ पा रहा है? सर आगे की क्या प्लानिंग रहेगी एज ए NSUI एक्टिविस्ट और एज ए डूसू एक्स प्रेसिडेंट? सर देखिए, चुनाव जीतना कभी मेरा मकसद नहीं रहेगा जी।
छात्रों के अंदर बदलाव लाने का मकसद रहेगा। जिस जिस राज्य में हम बदलाव ला सकते होंगे उस राज्य में बदलाव लाएंगे। जब हमें ये लगेगा कि हाँ छात्रों का समर्थन हमारे साथ है, तो निश्चित रूप से छात्र चुनाव भी लड़ेंगे, छात्र चुनाव जीतेंगे भी, छात्र हर स्टेट के मुख्यमंत्री भी बन के आएंगे, छात्र हर स्टेट के अंदर मंत्री भी बन के आएंगे। पर उसके लिए समय लगेगा और छात्रों को एकजुट होना पड़ेगा और उसे एकजुट के राह पे हम उतर चुके हैं। सर लक्ष्मीबाई कॉलेज में वहाँ के प्रिंसिपल ने सर क्लासेस में गोबर का लेप लगवाया था, तो सर आपने टिप टिट टैट कहते हैं जिसको, आपने भी उनके रूम में जाकर गोबर का लेप लगाया। सर वो थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए क्या था सर वो। एक्सप्लेन यही है उसमें कि जो टीचर ने करा वो टीचर के रूम में होना चाहिए था पहले, यही हमारा संदेश था। और उसको पूरी दुनिया ने देखा कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के बनाए हुए आरएसएस के प्रिंसिपल्स दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर गोबर से लाई हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते और ये दिखाते कि एक साइंटिफिक रिसर्च है। आज तक कोई भी साइंटिफिक रिसर्च गोबर के ऊपर नहीं हुई कि वो क्लासों को, कमरों को, घरों को ठंडा करता है। तो ये इसका विरोध हमने करा और प्रिंसिपल ने सबक सीखा और फिर गोबर वहाँ से हटाया। सर इतने सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, कभी कभी आपको इन सब चीज़ों का थ्रेट्स भी आते हैं। अभी हमने देखे आप पे डेथ थ्रेट भी आया। देखिए मैं तो यही कहना चाहूँगा, हम तो छात्र हैं जी, ना मैं नेता हूँ, ना मैं कोई किसी स्टेट का मुख्यमंत्री हूँ, ना एमपी हूँ, ना एमएलए हूँ, ना हमारे पास पैसा है, ना हमारे पास धन है। हमारे पास छात्रों का प्यार है, आप जैसे भाइयों का साथ है, जिसकी वजह से हम राजनीति कर रहे हैं, आगे करते रहेंगे। तो सभी को ये संदेश है कि हमारे पास कुछ नहीं है, दुनिया पड़ी है ढूंढने के लिए, आप उनको फिरौती मांगो। सर आगे के लिए आप क्या चाहते हैं, कभी सांसद या विधायक? नहीं, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, जो जनता चाहेगी वो मेरा चाहत होगी। सर जैसा कि भी मैं सुना, आपकी विचारधारा को सुना, एनएसयूआई की विचारधारा को सुना, चीज़ें काफ़ी अच्छी थी, उसमें कुछ चीज़ें निकल के भी आई। लेकिन हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपकी उस कैरियर की, दूसरे प्रेसिडेंट की। एक ऐसा घराना जहाँ पे बिजनेस था, उद्योग था, रौनक खत्री चाहते तो उसको भी हैंड ओवर कर सकते थे, नाम फेम की कोई कमी नहीं थी परिवार से। तो वो दूसरे प्रेसिडेंट तक पहुँचने का जो रास्ता था वो कितना लंबा था, वो सफ़र तय करने के लिए कितना प्रयास करना पड़ा, थोड़ा सा आप उसके बारे में बताइए। देखिए सफ़र बहुत लंबा था, रोज़ सुबह घर से निकलना, फिर रात तक घर में आना, हर वो चीज़ हमने देखी है जो शायद आदमी 15 साल में वो चीज़ देखे, वो चीज़ हमने 2 साल में, 3 साल में एक्सपीरियंस करी है, देखी है, एक्सपीरियंस गेन करा है, तजुर्बा लिया है चीज़ों का। तो निश्चित रूप से जो संघर्ष हमने करा है, वो संघर्ष को मैं कई बार खुद को शाबाशी देता हूँ कि हमने इतनी मेहनत करी और आगे भी मेहनत करनी है, क्योंकि अभी अंत नहीं, अभी शुरुआत हुई है। तो निश्चित रूप से काफ़ी संघर्षशील दौर था, उस संघर्ष से हम निकले, जीत कर आए। और जब मैंने रिसर्च किया आपके बारे में, वो दूसरे प्रेसिडेंट के बारे में, 2019 का वो चुनाव जब मैंने देखा कि पिछले 10 वर्ष के बाद आपकी पार्टी वहाँ एनएसयूआई आई थी और एक बिगेस्ट अचीवमेंट के साथ आपने जीता था, 20,207 वोटों से आपने वहाँ पे चुनाव को जीता था। तो इस बार का जो चुनाव हुआ उसमें एनएसयूआई का केवल एक पद आया, उसके पीछे क्या कारण था सर कि इतना बड़ा अचीवमेंट, इतना बड़ा नाम फेम एनएसयूआई का, लेकिन इस बार वो काम नहीं आया? देखिए मैंने पहले ही बताया आपके इंटरव्यू के माध्यम से, ये चुनाव होता है कैंडिडेट के फेस का, ना पार्टी का फेस, ना लीडर का फेस काम आता है। काम आता है तो स्टूडेंट की अपनी मेहनत, जिसकी मेहनत होगी वो जीतेगा, जिसकी मेहनत नहीं होगी वो हारेगा। ये स्पष्ट है, ये स्टूडेंट राजनीति की पहली लाइन है। लेकिन अगर वहीं पे वाइस प्रेसिडेंट भी था सर, तो वहाँ पे भी वो चुनाव आके वो तो जीता जा सकता था अगर एनएसयूआई का वो पद होता वाइस प्रेसिडेंट पे। नहीं तो वो कहने की बात है भाई, वो समीकरण क्या बनते चुनाव के वो देखना पड़ता। पर हाँ निश्चित रूप से पार्टी शीर्ष नेतृत्व का जो भी डिसीजन था हमें वो फॉलो करना पड़ा और अगले बार और अच्छे तरीके से एनएसयूआई डीयू के अंदर आएगी। अभी आपने हमारे साथी जब अजय आपसे क्वेश्चन पूछ रहे थे तो आपने वो बोला था कि हम रेखा गुप्ता जी से मिलना पसंद नहीं करेंगे। तो सर क्या कारण है कि रेखा गुप्ता जी का विचारधारा और एनएसयूआई का जो विचारधारा है वो मिल नहीं रहा है? विचारधारा की बात नहीं है भाई, विचारधारा होती है काम की। वो सीएम काम करे, हम उनको सम्मानित करने जाएंगे। वो सीएम दिल्ली को बदनाम कर रही है कि कैसे सीएम दिल्ली को मिली हुई हैं जो ना पढ़ पा रही है, ना बोल पा रही है, ना स्टेज पे खड़े होकर भाषण दे पा रही है। तो ऐसे सीएम से तो हम हाथ जोड़ेंगे दूर से कि हम मिलना ही नहीं पसंद करेंगे। अच्छा एक चीज़ आया, जैसे अभी हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुआ था यूपी में, तो एक तरीके से देखा जाए तो वो विशेष अंतर से इस बार मार्जिंग नहीं हुई थी और वहाँ पे एनएसयूआई की जो पार्टी थी उन्होंने अपने परचम को लहराया, उन्होंने दिखाया कि हाँ हम कमबैक कर सकते हैं।
तो क्या कारण है कि जो योगी आदित्यनाथ जी ने, जो भाजपा ने वहाँ पे यूथ को दिया, पढ़ने के लिए, उद्यम के लिए बोला और रोज़गार भी दिए, उन्होंने एक वैकेंसी भी निकाला था, यूपीपी 60,000 65,000 उनकी वैकेंसी आई थी। तो क्या इसी दबाव से, इसी दबाव के कारण से निकाला था वो वैकेंसी जब आई कि NSY हम पे हमला कर सकती है, वो कम बैक कर सकती है? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, यूपी के अंदर तो इलेक्शन ही बंद कर रखे हैं इन्होंने, डर के कारण, नेता ना बन जाए, पैदा ना हो जाए नए नेता। तो वैकेंसी निकालनी हो तो सरकार को निकालनी पड़ेगी वैकेंसी। कितनी बेरोजगारी इधर है यूपी के अंदर, सबसे ज़्यादा बेरोजगार आदमी यूपी से निकल के अदर स्टेटों में जाता है। क्यों जाता है? मैं योगी जी को कहना चाहूँगा, यूपी के अंदर रोजगार के अवसर बहुत ज़्यादा बनाए जा सकते हैं और गिनी चुनी कंपनियों को आप पैसा उद्योग मत दो। सिर्फ 10 ही लोग देश में व्यापार करेंगे क्या? बाकी 10,000 करोड़ की जो जनता है, जो हमारी 125 करोड़ की जो देश की आबादी है, उन 125 करोड़ जनता की कौन सोचेगा? मोदी जी तो सोच नहीं रहे हैं। तो योगी जी की जितनी पॉपुलेशन है अपनी यूपी की, उन पर वो ध्यान दे, काम करे तो काम आएंगे। अगर एक शब्द में संदेश देना हो रौनक खत्री जी को, योगी जी को, तो आप क्या कहेंगे? योगी जी को यही कहूँगा, यूपी का युवा बहुत क्रांतिवान है, क्रांति चाहता है, बदलाव चाहता है, रोजगार चाहता है, काम चाहता है, बिजनेस चाहता है, व्यापार चाहता है, हर चीज़ में सरकार का सहयोग चाहता है। तो सहयोग देने का काम करे, रोजगार देने का काम करे। जितने आपके विश्वविद्यालय उनकी हालत ख़राब है, उनको सुधारने का काम करे। और अभी हाल ही में आप गए हुए थे अपनी फैमिली ट्रिप के साथ, मैंने देखा था आप दुबई गए हुए थे। तो वहाँ पे मैंने देखा एक बहुत बिगेस्ट अचीवमेंट जो था, हमको भी काफ़ी अच्छा लगा। उससे मैं काफ़ी प्रसन्न हुआ कि आप जैसे लोग वहाँ जाके इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। तो आपके कुछ फॉलोअर्स आए थे, आपसे सेल्फी ली थी, लेकिन वहाँ जाने के बावजूद भी आपने अपने लैंग्वेज को, राष्ट्रीयता को सर्वोपरि माना और आपने शुद्ध हिंदी भाषा में उनसे आपने बात की। ये देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इस पर आप क्या कहेंगे? भाई, हिंदी मातृभाषा बोलने को हम इंग्लिश भी बोल सकते हैं और जाने के बाद लोग विदेशी हो जाते हैं, पर हमारा देश से प्रेम है और वो देश प्रेम सर्वोपरि है, कभी इसको झुकने नहीं देंगे। आज से 4 साल 5 साल बाद रौनक खत्री कहाँ पे होंगे? वो समय बताएगा, मैं नहीं बता पाऊँगा अभी। काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ जुड़ के, आपके प्रश्नों को जान के। थैंक यू जी। तो जैसा कि आपने अभी देखा कि हमारे साथ डूसू के एक्स प्रेसिडेंट रौनक खत्री जी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने अपने विचारों को रखा और आज के जितने भी मुद्दा है उन्होंने उसको रखा। तो आगे की जितनी भी चीज़ें हैं आपने देखा। हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए, जुड़े रहिए। हम इसी तरह आगे नए इंटरव्यू के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।